अस्पताल स्टाफ की मदद से उस बुजुर्ग को अंदर ले जाया गया और आपात चिकित्सा में बैठी नर्स उसका एडमिशन बनाने लगी। 10,000 फक्त जमा कर दो मैडम, आपके मरीज का एडमिशन बना रही हूँ। बांसुरी ने तुरंत अपने पर्स से अपना डेबिट कार्ड निकाला और काउंटर पर नर्स के हवाले कर दिया। राजा बांसुरी को देखता रह गया। जो लड़की कुछ देर पहले उसे किफायती खाने पर लेक्चर दे रही थी, वो आज ऐसे किसी अजनबी, वो भी गरीब जिससे पैसे वापस मिलने की भी उम्मीद नहीं है, उसके लिए अपना कार्ड बिना आगा पीछा देखे ही यूं आगे बढ़ा देगी, उसने नहीं सोचा था। मरीज को भर्ती कर तुरंत आपात चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। राजा और बांसुरी बाहर रखी बेंच पर बैठ गए। बांसुरी, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा लगने की बात हुई तो जरूर मान जाऊंगी। अपनी बड़ी बड़ी आंखें राजा की आंखों में डाल बांसुरी एक बार फिर हंस पड़ी। अरे बुद्धू राम, नहीं मानूंगी बुरा बुरा, पूछो क्या पूछना है। तुम ऐसे तो सारा समय अपने मध्यम वर्गीय मूल्यों के बारे में बताती रहती हो, जिसमें से एक पॉइंट होता है किफायत करना। इतने थोड़े से दिनों में भी मुझे ये समझ आने लगा है कि तुम फिजूल कभी कोई खर्च नहीं करती। फिर आज इस अजनबी के लिए बिना सोचे समझे सीधे 10,000 निकाल दिए तुमने, ऐसा क्यों? बांसुरी राजा के सवाल पर मुस्कुरा उठी। मैं गैर जरूरी चीजों के लिए खर्च नहीं करती हूँ राजा जी, लेकिन यहाँ तो उस आदमी की जिंदगी का सवाल है ना। हो सकता है उसके घर में उसकी बीवी, उसकी बच्ची उसका इंतजार कर रहे हों, तो यहाँ खर्च करना फिजूल कैसे हुआ? उसकी जिंदगी से कम कीमती है ये रकम। उसकी बीवी की आस, उसकी बेटी के विश्वास से कहीं कम है ये रकम। बल्कि अगर ये लोग अभी और भी पैसे मांगेंगे तो वो भी मैं जमा करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे बांसुरी, लेकिन ये याद रखना कि वो शायद ही तुम्हारे पैसे वापस कर पाए। मुझे उससे पैसे वापस चाहिए भी नहीं राजा। मैं बचपन से ही अपने माँ पापा को पैसों को जोड़ते और समझदारी से खर्च करते देखते आई हूँ। मेरे घर पर सिर्फ पापा ही एक कमाने वाले थे। एक साधारण सी नौकरी, उसमें बीवी, 2 बेटियां, सारे नाते रिश्तेदारी, तीज त्योहार, बच्चों के स्कूल के खर्च, सब कुछ चलाना बहुत कठिन होता है। मैंने शुरू से उन दोनों को सब कुछ बहुत समझदारी से करते और निभाते देखा है। हाँ, मेरी दीदी में बचपना ज्यादा था, इसलिए वह अपनी सहेलियों को देखकर माँ से किसी भी चीज की फरमाइश के लिए मचल जाती थी। पर माँ पापा ने कभी उसे या मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। हमने इतने कम पैसों में भी बहुत शानदार बचपन जिया है। मम्मी पापा ने कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने दी। हमारे चाहने से पहले ही वह चीज हमें दिला दी जाती थी, लेकिन उस चीज को हमें दिलवाने की उनकी जद्दोजहद मैंने बहुत करीब से देखी है। पता नहीं दीदी कभी समझ क्यों नहीं पाई, लेकिन मैंने हमेशा माँ की इस तकलीफ को समझा था और इसलिए माँ की इस आदत को अपने आप में भी उतार लिया कि जहाँ जरूरत ना हो वहाँ पैसा ना उड़ाओ। उन पैसों को भविष्य के लिए बचा के रखो, लेकिन अगर सामने वाले की जरूरत तुमसे कहीं ज्यादा है तो उस पर खर्च करने से पहले कभी सोचो भी नहीं। ये सीख मेरे मम्मी पापा की दी हुई है, जो मेरे खून में घुली हुई है। उसे बदल नहीं सकती मैं, अजात शत्रु जी। बांसुरी मुस्कुराने लगी। राजा का हाथ अनायास ही बांसुरी के सर पर रखा गया, जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो और राजा उसकी मीठी सी बात पर खुश होकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो। पर तभी उसे आभास हुआ कि वो लगभग अपनी ही हमउम्र एक अनजान लड़की, जिसे अभी कुछ 2-4 दिनों से ही जानता है, के साथ बैठा है। जाने उसकी इस हरकत पर वो क्या सोच बैठेगी, और उसने झट अपना हाथ हटा लिया। सुनिए, वो मरीज के साथ आप दोनों ही हैं ना? जी नहीं, इनके घर वालों को खबर करना पड़ेगा। क्यों सिस्टर, कुछ सीरियस है क्या? सीरियस तो नहीं है मैडम, लेकिन खून बहुत बह गया है। रुग्णाला रक्त द्यावे लागते, मरीज को खून चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो उनके रिश्तेदारों का इंतजार मत कीजिए, आप खून चढ़ा दीजिए ना। कुछ और पैसे लगेंगे क्या? यहाँ खून की कीमत अदा नहीं होती मैडम। आपको जितना पॉइंट चाहिए उतना मुझे यहाँ आपको डोनेट करना होगा। हमारा अपना अस्पताल का ब्लड बैंक है। ओके, तो कितना पॉइंट चाहिए इन्हें? 2 बोतल बरोबर होगा मैडम। आप दोनों वहाँ रिसेप्शन में चले जाओ और फॉर्म भर दो। वो आपको ब्लड बैंक लेकर जाएंगे और आपका खून निकाल कर बदले में आपको इस आदमी को लगने वाला ब्लड ग्रुप का खून दे देंगे। घाई करा मैडम। बांसुरी ने हामी भरी और राजा को उठने का इशारा कर रिसेप्शन की ओर बढ़ गई। अब राजा उसे कैसे बताता कि राजपूत होते हुए भी बचपन से उसे खून देखकर ही उल्टी आती थी।
मार काट से हमेशा बचकर रहने वाला राजा दिखने बस का खली था, अंदर से तो उसे इंजेक्शन के नाम पर भी रोना आता था। अरे वहां क्या बैठे हो, इधर आओ, मैंने फॉर्म भर दिया है, चलो ऊपर की मंजिल पर जाना है हमें। बांसुरी ने फॉर्म भरने के बाद मुड़कर राजा से कहा और वहां के स्टाफ नर्स के पीछे पीछे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल दी। आखिर राजा को भी बांसुरी के पीछे जाना ही पड़ा। सिस्टर जी, एक सवाल था। हाँ कहिए सर। क्या 2 बोतल खून लेने के लिए 2 बोतल ही देना भी पड़ेगा? जी हाँ सर, यही रूल है। अपने काम में व्यस्त सिस्टर ने आजू बाजू के 2 बेड पर दोनों को लिटाते हुए जवाब दिया। सिस्टर जी, क्या एक ही आदमी एक बार में 2 बोतल खून दे सकता है? सॉरी सर, लेकिन आप एक बार में 2 पॉइंट नहीं दे सकते, हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। अरे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैडम है ना, ये लक्ष्मीबाई जी का अवतार है, ये दे सकती है। बांसुरी ने सवालिया नजरों से राजा को देखा। उसे राजा और नर्स की फुसफुसाहट सुनाई नहीं दे रही थी। उसके इशारे से क्या हुआ पूछने पर नर्स ने ही बांसुरी को जवाब दे दिया, आपका दूल्हा खूब घबरा रहा है। बांसुरी को लंबे तगड़े राजा की घबराहट देखकर हंसी आ गई। बांसुरी अपने बेड से उतरकर राजा के पास चली आई। क्या हुआ, डर लग रहा है? इसके पहले कभी खून दिया नहीं क्या? तुम तो ऐसे पूछ रही हो बांसुरी जैसे खून ना हुआ मेरा ऑटोग्राफ हो गया जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया हो। खून कौन कमबख्त बांटता फिरता है, बताओ भला। बात तो सही कह रहे हैं आप राजकुमार अजात शत्रु सिंह जी। नाम रखते समय तो बहुत होशियारी सूझ रही थी, अब जब काम करने का वक्त आया तो सारी राजकुमारी निकल गई, सारा राजपुताना दूर भाग गया। हम राजपूत हैं और रहेंगे, हमारे खून के उबाल को कोई नहीं पा सकता, समझी मूर्ख लड़की। वह तो हम खून देने से इसलिए डर रहे हैं कि हमारा उबलता हुआ खून कहीं उस ठंडे आदमी को चढ़ा तो ब्लड इनकॉम्पिटेंसी ना आ जाए। ओहो, तो राजा जी इसलिए घबरा रहे हैं। आइए सिस्टर, आप पहले इन्हीं का ब्लड ले लीजिए, मैं तब तक इनके साथ खड़ी हूँ। बांसुरी ने राजा की चौड़ी हथेली अपने हाथ में थाम ली और राजा के बेड के पास लगे स्टूल पर बैठ गई। घबराओ मत राजा, तुम्हारे राजपूत होने ना होने से तुम्हारे डर का कोई लेना देना नहीं। ये तुम्हारे लंबे चौड़े शरीर में जो बच्चों जैसा दिल धड़कता है ना, ये सब उसका किया धरा है। बस तुम मेरी तरफ देखते रहो और मुझसे बातें करते रहो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। राजा ने बांसुरी को देखा, उसकी भोली सी हरकत पर उसे फिर हंसी आ गई। लेकिन था तो वो एक लड़का ही जिसका हाथ उसके सामने बैठी एक लड़की ने थाम रखा था। उसने धीरे से अपना हाथ बांसुरी के हाथ से छुड़ा लिया। अपनी बातों से राजा का ध्यान ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हटाने के लिए दुनिया भर की बातें राजा को सुनाने में व्यस्त बांसुरी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि कब राजा उसके हाथ से अपना हाथ अलग कर चुका था। थैंक यू सर, अभी आपके सैंपल को चेक किया जाएगा और उसके बाद हम ब्लड निकालेंगे। क्या एक बार फिर से ये लोग सुई चुभाएंगे? ये तो ज्यादती है बांसुरी, मैं आपको खून वून नहीं देने वाला, बस बहुत हो गया। राजा लगभग चीख उठा। बच्चों की तरह पैर पटकते वो अपने बेड पर उठकर बैठ गया। तभी वहां एक बुजुर्ग स्टाफ नर्स हाथ में जूस का गिलास थामे आई और गिलास बांसुरी की तरफ बढ़ा दी। हो बांसुरी, ले ये जूस अपने गिटार को दे दे। राजा की तरफ मुखातिब हो उसने कहना जारी रखा, काय मानुस रे तुम्ही, दिखने में इतना सुंदर पहलवान के माफिक है और दिल का कितना कच्चा। और घबरा मत, ये लड़कियां सब मजाक कर रही हैं, अब डरने का नहीं, खून वून सब ले लिया है, ठीक है। राजा की जान में जान आई। उसने बांसुरी की तरफ देखा, वो आराम से अपने बेड पर लेटी ब्लड डोनेट कर रही थी। अजब गजब है ये लड़की, जान ना पहचान, इतना तो खाना भी नहीं खिलाया जितना खून पी गई। अपनी ही बात सोचते हुए राजा को हंसी आ गई। बांसुरी ने इशारे से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। राजा ना में सर हिलाकर अपने बेड पर वापस बैठ गया। दोनों को वहां बैठे घंटा भर हुआ था कि मरीज के परिजन वहां आ गए और उसके कुछ देर में ही मरीज को भी होश आ गया। चाय वाले की पत्नी बांसुरी का हाथ पकड़े सिसकती रही। बिटिया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। हम दूर गांव से यहाँ परदेश में आकर रह रहे, इतने साल हो गए पर कोई अपना नहीं आया कभी हालचाल पूछने, और आज बिना जाने तुमने इतना किया है हमारे लिए कि तुम्हारे पांव पड़ने का मन कर रहा।
बिटिया हम तुम्हारा रुपया धीरे धीरे चुका देंगे, अपना नंबर हमें दे देना। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, मेरी जगह कोई भी होता यही करता, क्यों है ना राजा? बांसुरी ने मुड़कर जिस तरफ राजा खड़ा था उधर देखा। राजा वहां नहीं बल्कि रिसेप्शन पर खड़ा कुछ बातें कर रहा था। कुछ देर में ही वो वापस बांसुरी तक आ गया। चलो अब खतरा टल गया है, डॉक्टर से बात भी हो गई है, परसों तक इनकी छुट्टी भी हो जाएगी। और अम्मा जी आप घबराएं नहीं, उनका पूरा बिल जमा हो चुका है। ये रही रसीद, आपको यहाँ एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। रसीद हाथ में लेते हुए उस औरत की आंखें छलक आईं। मैं आप लोगों का एहसान कैसे? उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि राजा ने अपनी बात रख दी। एहसान की कोई बात नहीं है माता जी, आपके पतिदेव के पास स्मार्ट कार्ड था, उसी से उनका बिल भरा है। आपको हमें कोई रुपये वापस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कुछ रुपये अपने पास रख लीजिए, आपको खर्च के लिए लगेंगे। ये भी सरकारी योजना में आपको मिल रहे हैं, ये मेरे पैसे नहीं हैं। राजा के हाथ से पैसे लेती महिला दोनों पर आशीर्वाद की झड़ी लगाती वहां से चली गई और राजा और बांसुरी बाहर कैब के लिए निकल गए। तुम तो बड़े झूठे निकले राजा जी। क्यों जी, ऐसा क्या झूठ बोला मैंने? क्यों, वो स्मार्ट कार्ड वाली बात? हाँ वो तो इसलिए कि वो औरत पहले ही पति के एक्सीडेंट से परेशान थी। दूसरा, हम कितना भी कह लें कि हम पैसे नहीं लेंगे, पर वो पैसों को वापस करने की चिंता में घुलती जाती, इसलिए एक छोटा सा झूठ बोल दिया मैंने। पर एक मिनट मैडम, तुम कौन सी हरिश्चंद्र हो? तुम्हारे मुंह से तो पट से झूठ झरता है। अच्छा, जैसे ड्राइवर के सामने मुझे कमिश्नर बना दिया। अच्छा वो भी तो जरूरी था ना। दोनों हंसते हुए आगे बढ़कर कैब में जा बैठे। कैब में बैठकर बांसुरी ने अपना फोन निकाला। एक बार फिर भास्कर के 9 मिस्ड कॉल्स उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। बांसुरी का पीला पड़ा चेहरा देख किसी आशंका से त्रस्त राजा ने इशारे से ही उससे क्या हुआ पूछा। मैं हमेशा ही डांट खाने वाले काम करती हूँ राजा, आज भी फोन साइलेंट किया था और वापस नॉर्मल करना भूल गई, और इसी सब में मुझे भास्कर के कॉल सुनाई ही नहीं दिए। आंखों में छलक आई बेबसी के आंसू छिपाती बांसुरी ने मैसेज बॉक्स खोलकर देखा। भास्कर के 8-10 कड़वे मैसेजेस के बाद अंत में एक मैसेज था जिसे पढ़कर बांसुरी एकदम से चौंक पड़ी। राजा! क्या हुआ बांसुरी? कल भास्कर की मौसी बॉम्बे आ रही है, मेरे फ्लैट पर ही। ओह, तो ये तो खुशी की बात है ना? सिर्फ मौसी अकेले नहीं आ रही है, उनकी सास, ननद और मौसी की बेटी आ रही है। पहले फ्लैट पर आकर ये लोग फ्रेश होंगे, फिर लंच करके यहाँ से शॉपिंग करने जाएंगे। भास्कर ने लिखा है मैं कल की छुट्टी ले लूं और उन लोगों को बॉम्बे घुमाकर शॉपिंग करवाकर फिर विदा करूं। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ क्वालिटी टाइम मिल रहा है। पर तुम कहाँ जाओगी दिन भर? पिंकी ने कहा था तुम्हारा बाहर कहीं जाना सही नहीं है। ओह, मेरी चिंता मत करो, मैं उन लोगों के आने के पहले निकल जाऊंगा और उनके जाने के बाद वापस आ जाऊंगा। डोंट वरी। अब ऐसा करो, भास्कर को एक स्वीट सा सॉरी मैसेज भेज दो और दिन भर की सारी बात लिखकर बता दो। पर मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है जो मैं हर बात पर सफाई दूं। बिल्कुल कोई गलती नहीं की है, पर ये बात वहां भास्कर को पता कैसे चलेगी? उसके जानने के लिए उसे ये बताना भी तो जरूरी है ना? ये सफाई देना कैसे हुआ? इसलिए अगर मेरी मानो तो बता दो, वरना रहने दो। बातों के जादूगर हो तुम, अपनी लच्छेदार बातों में ऐसा उलझाते हो कि तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता मेरे पास। मुस्कुराते हुए बांसुरी राजा की बात मानकर भास्कर को मैसेज करने लगी और राजा बाहर की रोशनियों को कुछ देर देखकर कैब में चलते गाने को सुनता, आंखें बंद कर चुपचाप फिर खुद में खो गया। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं, प्रेमी ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। अगले दिन बांसुरी बाकी दिनों की अपेक्षा और जल्दी उठकर काम पर लग गई। उसकी रसोई में चलती उठापटक सुन राजा की भी नींद खुल गई।
उसने रसोई में झांक कर देखा तो बांसुरी पूरी तन्मयता से खाने की तैयारी करने में लगी थी। उसे जगा हुआ देख पूछ बैठी, अरे तुम भी जाग गए? जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं, तुम अपना काम कर लो और मुझे भी बाहर का काम बता दो कि मैं क्या क्या कर दूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है राजा, मैं तो बस यही सोच रही थी कि तुम शाम तक कहाँ रहोगे। वैसे हो सकता है दोपहर तक में वो लोग लौट जाएं। मेरी टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारा और क्या काम बाकी है? बस खाना बनाने के बाद बाहर वाला कमरा सही करना है, डस्टिंग झाड़ू पोछा करना है, बाथरूम धोना है, बालकनी साफ करनी है, पौधों को पानी डालना है और 2 दिन के जमा हो गए कपड़ों को धोने मशीन में डालना है। हो जाएगा सब ये, डोंट वरी। छोटा सा हाँ बोलकर राजा चला गया और बांसुरी अपने काम में लग गई। सब्जियां छौंक कर और पूड़ी का आटा बनाकर वो 2 कप कॉफी बनाकर बाहर लेकर आई। तब तक में राजा ने बाहर का कमरा साफ सुथरा कर एकदम चमका दिया था। अरे वाह राजा जी, आपने तो मेरे छोटे से कमरे को महल सा सुंदर बना दिया। पर क्यों किया? मैंने कहा था ना मैं कर लूंगी। वाह, एक तो काम करो और उस पर तारीफ की जगह ताने सुनो। राजा की बात सुन बांसुरी हंसने लगी। हाँ सही कहा, मैं टिपिकल सास मटेरियल हूं, है ना? नहीं, सच कहूं तो तुम टिपिकल बीवी मटेरियल हो। अच्छी कुक, बहुत अच्छी हाउस मैनेजर, बॉस लेडी और सबसे अच्छी बात, बहुत बड़े दिल वाली। लेकिन तुम हस्बैंड मटेरियल नहीं, टिपिकल बॉयफ्रेंड मटेरियल हो। गिटार बजाने वाले, एकदम टॉल, फेयर एंड हैंडसम टाइप। राजा ने बांसुरी की बात सुन उसकी तरफ एक गहरी सी नजर डाली कि बांसुरी को अपनी बेवकूफ़ी समझ आ गई। मेरा मतलब था कि बांसुरी के पास सफाई देने को कोई बात नहीं बची थी, इसलिए उसकी बात आधे में ही काट राजा ने बात को संभाल लिया। हाँ बाबा, समझ गया, शक्ल से बेवकूफ़ नजर आता हूँ ना। चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी तो बहुत शानदार बनी है। आज खाने में क्या क्या बना रही हो? राजा के बात बदल देने से बांसुरी को भी राहत मिली और वो अपने शानदार मेनू के बारे में बताने में व्यस्त हो गई। मैं तो कुछ भी खा ही नहीं पाऊंगा। तुम सारा खाना खा कर ही जाना ना। अरे सुबह 10 बजे खाना कौन खाता है? चलो कोई नहीं, तुम सब बचा कर रखना, रात में खा लेंगे। दोनों कॉफी खत्म कर वापस अपने अपने काम में लग गए। बांसुरी के रसोई करते तक में राजा ने बाहर के सारे काम कर दिए और नहाकर बाहर जाने को तैयार हो गया। अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, और हाँ, बीच बीच में मुझे मैसेज करते रहना। जैसे ये लोग जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। जाने क्यों राजा का घर से जाना बांसुरी के मन में टीस सी पैदा कर गया, पर घड़ी पर नजर पड़ते ही वो वापस तैयारियों में भिड़ गई। सारा काम निपटाकर नहाने जा ही रही थी कि बालकनी में सूखते कपड़ों में उसे राजा की सफेद शर्ट नजर आ गई। उसने जल्दी से उसे वहां से उतारा और अपनी अलमारी में अपने कपड़ों के पीछे कहीं छिपा दिया। अपना सारा सामान राजा समेटकर अपने बैग में भरकर रख गया था। शायद ये शर्ट अनजाने में छूट गई थी। राजा के बैग को अपने बेडरूम में दरवाजे के पीछे छिपाकर बांसुरी ने एक नजर पूरे घर पर डाली और निश्चिंत होकर नहाने घुस गई। वो नहाकर तैयार हो ही रही थी कि उसकी डोर बेल बजने लगी। वो एक बार खुद को आईने में निहार दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर उसकी होने वाली मौसी सास अपनी सास और ननद के साथ खड़ी थी। सबके पैर छूकर बांसुरी उन्हें अंदर बुला ही रही थी कि मौसी सास ने एक और विस्फोट किया। चिंकी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेकर आई हूँ। बांसुरी की सवालिया नजरों पर दरवाजे के बाहर छिपी चिंकी अपने साथ भास्कर को भी खींचकर सामने ले आई। भास्कर को सामने देख बांसुरी जहाँ चौंक गई, वहीं उसके चेहरे को देख सब के सब हंसने लगे। कैसा लगा सरप्राइज बांसुरी? मौसी सास की बात पर मुस्कुराकर अपनी खुशी जाहिर कर बांसुरी उन सब के लिए पानी लेने रसोई में चली गई। उसके पीछे से उसकी मदद करने भास्कर भी रसोई में चला आया। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा था ना, पीले सूट में तुम बहुत खिलती हो। तुमने ही तो सुबह सुबह मैसेज कर दिया था कि सूट ही पहनना, और वो भी पीला वाला, इसलिए पहना। वरना मैं तो। वरना क्या? तुम जीन्स पहनने वाली थी। अरे ना बाबा, इतनी अक्ल तो मुझ में भी थी कि ससुराल वालों के सामने क्या पहनना है। खैर, आपने जल्दी आकर बहुत प्यारा सरप्राइज दिया भास्कर। बांसुरी की खुशी मुस्कान बनकर उसके चेहरे पर सजी रही। उसने चिंकी की मदद से चाय और नाश्ता टेबल पर सजाया और वापस रसोई में चली गई।
मौसी की सास घूम घूम कर घर का अवलोकन ऐसे करती रही जैसे शादी के बाद भास्कर विदा होकर इस घर में रहने आने वाला है। का बहुरिया वायलिन भी बजाना जानती है का? पता नहीं अम्मा जी। क्यों बांसुरी, तुम गिटार भी बजा लेती हो? अरे नहीं मौसी जी, यह तो मेरी सहेली पिंकी का गिटार है, वो बजाती है। हे भोले भंडारी, कितना झूठ बोलवाओगे मुझसे। ऐसे तो हमेशा इधर उधर अपनी सहेलियों के ऊपर इम्प्रेशन मारती फिरती थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और अब जब से ये पिंकी का भाई आकर रहने लगा है, हर बात पर मुंह से फट से झूठ ही निकलता है। क्या करूं इसका? बांसुरी अपने विचारों में खोई थी कि गिटार को उठाकर भास्कर एक स्टूल पर बैठकर उसे बजाने का प्रयास करने लगा, जिसे देखकर बांसुरी दौड़ पड़ी। अरे रहने दीजिए, कहीं कुछ टूट टाट गया तो? दूसरे की चीज है आखिर। चलिए मैं खाना लगाती हूँ, फिर शॉपिंग के लिए भी तो जाना है, वरना देर हो जाएगी। आप लोगों को वापस लौटना भी तो होगा। अभी हमें आए हुए वक्त ही कितना हुआ है बंसी कि तुम हमें भेजने की भी सोचने लगी। हंसते हुए भास्कर ने बांसुरी को छेड़ा और वापस गिटार में लग गया। बांसुरी ने दो एक बार इशारों में भास्कर को रसोई में बुलाने की कोशिश की, पर उसके इशारों को देखकर भी अनदेखा करते हुए भास्कर बाहर ही अपनी मौसी और बाकी लोगों के साथ बैठा रहा, और अंदर बांसुरी सारी तैयारी कर खाना प्लेट में सजाकर बाहर ले आई। सबको परोसती खिलाती बांसुरी अपनी सजी सजाई प्लेट रसोई में ही भूल आई थी, पर उनमें से किसी ने भी उसे अपनी प्लेट लाने के लिए नहीं कहा। सबको खिला पिलाकर सबकी प्लेट उठाकर वापस रसोई में जाने पर उसने देखा उसकी प्लेट का गर्मा गर्म खाना ठंडा हो चुका था। तभी पानी लेने रसोई में आया भास्कर बांसुरी को देख हड़बड़ाने लगा। अरे तुमने अभी तक खाया नहीं? जल्दी करो, फिर शॉपिंग के लिए भी तो जाना है ना, लेट हो जाएंगे। फटाफट खाना खत्म करो और उसके बाद हम निकलते हैं। दो चार उल्टे सीधे कौर डालकर पानी पीकर बांसुरी पर्स उठाकर उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। भास्कर की एसयूवी में सभी लोग आराम से बैठ गए और वहां से शॉपिंग के लिए वीटी की तरफ निकल गए। वहां के सबसे बड़े मॉल के सबसे शानदार सुसज्जित कपड़ों की दुकान पर सभी औरतें अपनी अपनी पसंद की साड़ियां निकलवाती बैठी थीं। जो साड़ी मौसी को भा जाती वह उनकी बिटिया को पसंद नहीं आती, और जो उन दोनों को पसंद आती उस पर मौसी की सास ननद की मोहर नहीं लग पाती। इसी तरह की चिक चिक में समय गुजर रहा था, और सामने पड़ी साड़ियां अपनी किस्मत को रो रही थीं कि कब वो वापस अपने शेल्फ पर सजेंगी। इन सब से अलग एक किनारे किसी दूसरे कस्टमर को दिखाती एक साड़ी पर बांसुरी की नजर अटक कर रह गई। जब उस कस्टमर ने साड़ी को पसंद ना करके किनारे करवा दिया तो बांसुरी ने तुरंत अपने सामने खड़े हेल्पर से उस साड़ी को मंगवा लिया। बहुत प्यार से हाथ में पकड़ी उस साड़ी को देखती हुई बांसुरी मुस्कुराती रही। उसे देख चिंकी ने पूछ लिया, ऐसा क्या खास देख लिया भाभी इस साड़ी में? सिंपल तो है। सादी सी सफेद रंग की मलमल कॉटन में पतली सी भूरे रंग की लेस लगी थी, और साथ ही नीचे और पल्ले पर ढेर सारे नीले पीले गिटार बने हुए थे। उन्हीं सुरीले गिटारों पर हाथ फिराती बैठी बांसुरी साड़ी में खोकर रह गई थी। उसे वैसे खोया देख भास्कर भी वहां चला आया। तुम्हें बहुत पसंद आ गई है क्या? क्या बकवास साड़ी हाथ में लिए बैठी हो? देखो जरा हमारी साहिबा को कितने की साड़ी पसंद आई है। मात्र 1200 रुपये। छोड़ो भी यार, ये देखो मैं ये लेकर आया हूँ, 12,000 की है, साउथ इंडियन पट्टू साड़ी। कैसी है? अपने कंधे पर साड़ी को डाले बांसुरी आईने में खुद को ही देख मोहित हो गई। सुर्ख लाल और नारंगी रंग की साड़ी पे सजा सुनहरी बॉर्डर साड़ी की खूबसूरती और बढ़ा रहा था। चिंकी की भी सगाई है ना अगले महीने, उसी की शॉपिंग के लिए मासी आई है। भास्कर की बात सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर चिंकी को देखा। चिंकी ने शर्मा कर आंखें झुका ली। कपड़ों के बाद वो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉप पर घुस गए। बांसुरी को उनके वहां जाने का कोई औचित्य समझ नहीं आया, लेकिन ससुराल का मामला होने से उसने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उन लोगों के साथ अंदर चली गई। चिंकी अपने होने वाले दूल्हे के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहती थी, इसलिए वह और भास्कर अलग अलग काउंटर पर दूल्हे के लायक गिफ्ट ढूंढते रहे कि तभी अलग अलग सामानों पर नजर डालते हुए बांसुरी की नजर कॉफी पर्कोलेटर पर अटक गई। वो उसे उठाकर उलट पुलट कर देख रही थी कि हेल्पर ने उसके हाथ से पर्कोलेटर लिया और उसकी खूबियां गिनाना शुरू कर दिया, जिसे देख भास्कर तुरंत वहां पहुंच गया। क्या हुआ बांसुरी, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? ना कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रही थी।
तुम जाओ अपना काम निपटा लो। बांसुरी ने पर्स से अपना फोन निकाला और एक बार चेक करके वापस पर्स में डाल लिया। जैसे आज घड़ी घड़ी अपना फोन देख रही हो ना, ऐसे ही जब मैं साथ नहीं होता हूँ तब भी चेक कर लोगी तो मेरे कॉल्स मिस्ड कॉल्स में नहीं बदलेंगे। भास्कर बांसुरी पर बिजली गिराकर दूसरे काउंटर पर चला गया और वो बेचारी कट के रह गई। सच ही तो कह रहा था भास्कर, क्या गलत कहा उसने। पिछले 2 दिनों में जब से वह राजा के साथ बाहर जा रही थी, उसे एक बार भी अपने फोन का होश ही नहीं रहता था। आखिर गलती तो उसकी खुद की थी, भास्कर की नाराजगी बेवजह तो नहीं थी। और आज जब भास्कर साथ है तो वह बार बार क्यों उस अपरिचित अनजाने के मैसेज देखने के लिए फोन खोल रही है। आखिर वह लगता क्या है उसका। सिर्फ 2 ही दिनों में इतनी दोस्ती कैसे हो गई। खैर, दोस्ती समय की मोहताज तो नहीं होती ना, बस विचार मिले और हो गई दोस्ती। और वैसे भी कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है वह, सिर्फ पिंकी का भाई है, परेशानी में है इसलिए बार बार उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। बांसुरी अपने मन को समझाकर वहां से निकल आई। सब जब उस दुकान से बाहर निकलने लगे तो आखिर बांसुरी से नहीं रहा गया और उसने वापस काउंटर पर लौटकर उस कॉफी पर्कोलेटर को खरीद ही लिया। भास्कर के कहने पर सभी गाड़ी पर सवार हो किसी कैफे की तलाश में निकल गए। मेरी जिंदगी में तेरी बारिश क्या हुई, मेरे रास्ते दरिया बने बहने लगे, मेरी करवटों को तूने आके क्या छुआ, कई ख्वाब नींदों की गली रहने लगे, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। बांसुरी, इस एरिया का सीसीडी यहीं कहीं पर था ना। गाने में बजती गिटार और उसके बोलों में खोई बांसुरी भास्कर के सवाल को सुन नहीं पाई। कहाँ खो गई है भाभी? जिनके ख्यालों में खोई हो उन्हीं की बात सुन नहीं रही हो। चिंकी के झकझोरने पर बांसुरी चौंक गई। क्या हुआ, क्या पूछ रहे भास्कर? कुछ नहीं, जो पूछ रहा था वहां पहुंच गए हम। चलो उतरो सब, सीसीडी आ गया। सभी अपनी पसंद की कॉफी ऑर्डर कर रहे थे। बांसुरी, तुम तो कैपुचिनो लोगी ना? हमेशा कैपुचिनो पीने वाली बांसुरी ने तुरंत कहा, नहीं, कैफे लाते लूंगी। भास्कर ने बांसुरी की तरफ ऐसी निगाहों से देखा कि क्या वो सच में अपने सबसे प्रिय फ्लेवर के अलावा कुछ और लेना चाहती है। बांसुरी खुद आश्चर्य में थी कि आखिर उसने उस दिन कॉफी पीते हुए इतना ही तो बताया था कि उसे सीसीडी की लाते पीना पसंद है। ये पिंकी का भाई उसकी जान लेकर रहेगा। राजा के बारे में सोचते हुए उसे हंसी आ गई और उसने एक बार फिर पर्स से मोबाइल निकाल कर देखा। सुबह जब से राजा घर से निकला था उसने कोई मैसेज बांसुरी को नहीं भेजा था। खुद से पहल करने की ना तो बांसुरी हिम्मत जुटा पा रही थी और ना उसे इसका अवकाश ही मिला था। पर अभी मोबाइल खोलते ही बांसुरी की आंखें चमक गई। राजा अजात शत्रु नाम का नोटिफिकेशन आया हुआ था। उसने खोलकर देखा, राजा ने अपनी सेल्फी भेजी थी। समंदर के किनारे ढेर सारे कुत्तों और ढेर सारे बिस्किट के पैकेट्स के साथ राजा मुस्कुराता हुआ रेत पर आलती पालती बनाकर बैठा हुआ था। उसकी सेल्फी देख बांसुरी एक बार फिर मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर फोटो देखने के बाद उसने फोन बंद कर वापस पर्स में डाला और जैसे ही सामने देखा उसने भास्कर को खुद को देखते हुए पाया। वो माला का मैसेज था, उसने अपने घर की फोटो भेजी थी। भास्कर, मैंने कुछ पूछा नहीं ना, फिर सफाई क्यों दे रही हो? बांसुरी एक बार फिर कटके रह गई। क्या जरूरत है उसे ही ना दिखने वाले तिनके को खुद ही खोज कर दिखाने की? अरे बांसुरी, अम्मा जी कह रही थी कि आज पूर्णिमा है, अच्छा दिन है। जब सब साथ निकले ही हैं तो महालक्ष्मी मंदिर भी चलते हैं, दर्शन कर लेंगे और तुम दोनों साथ में आशीर्वाद भी ले लेना। क्यों, ठीक है ना गुड्डू? मासी भास्कर को उसके घर के नाम से ही बुलाया करती थी। हाँ ठीक है, छोटा सा जवाब देकर भास्कर ने गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़ ली। लेकिन बिना उसके कुछ कहे भी बांसुरी उसके रूखेपन का कारण मन ही मन समझ गई थी। मंदिर की भीड़ भाड़ और ऊंची सीढ़ियां देख सासू माँ को सहारा देकर चढ़ने के लिए मासी और उनकी ननद पीछे ही रह गईं। उन्होंने इशारे से बांसुरी, भास्कर और चिंकी को आगे जाने के लिए भेज दिया। तुम दोनों पंडित जी से साथ में आशीर्वाद ले लेना। अपनी बात एक बार और दोहराकर मासी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती रहीं। लंबी लाइन के धक्के खाती बांसुरी माता की मूर्ति देखती हुई आगे बढ़ती। कब माता लक्ष्मी के सामने खड़ी हो गई उसे पता भी न चला। सौभाग्यवती भव,
दोनों का साथ सदा सर्वदा बना रहे। पंडित जी का आशीर्वाद लेकर बांसुरी ने अपने बाजू में प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बाजू में खड़े राजा को देख चकित रह गई। वो उससे कुछ पूछती कि चिंकी ने लपक कर बांसुरी के हाथ से प्रसाद ले लिया और तभी लोगों को हटाते हुए भास्कर भी वहां पहुंच गया। अरे नीचे इतनी लंबी लाइन थी, तुम तो फूल नारियल की टोकरी भी लाना भूल गई थी। बस वही लेने में लेट हो गया। आओ बांसुरी, आशीर्वाद ले लेते हैं। बांसुरी ने भास्कर के साथ एक बार फिर प्रणाम किया और पंडित जी के वापस आने के पहले ही वहां से निकल गई। वो खुद अपने मन को इस बात की कोई कैफियत ना दे सकी कि पंडित जी के आशीर्वाद के समय आखिर किस जादू की छड़ी से राजा वहां प्रकट हो गया था। आसपास चारों तरफ ढूंढने पर भी राजा उसे फिर कहीं नजर नहीं आया। शाम के गहराने के साथ ही सभी गाड़ी में बैठे बांसुरी के फ्लैट की ओर निकल गए। उसे वहां उतारकर सबको पुणे वापस निकलना था। गाड़ी में चलते गाने को आगे बढ़वाकर चिंकी से बोलकर बांसुरी ने एक बार फिर वही गाना चलवा लिया जिसे सुनते हुए गिटार की आवाज में वो खोकर रह गई थी। मेरी लौ हवाओं से झगड़ कर जी उठी, मेरे हर अंधेरे को उजाले पी गए। तूने हंस के मुझसे मुस्कुराने को कहा, मेरे मन के मौसम गुलमोहर से हो गए। जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। देर होती देख बांसुरी को उसकी सोसाइटी के मेन गेट पर ही उतारकर भास्कर और उसके परिवार ने बांसुरी से विदाई ले ली। घर पहुंचने की खुशी से बांसुरी ने अपनी मौसी सास और उनकी सास ननद के पैर एक बार फिर छुए और चिंकी को बाय बोलकर गेट के अंदर चली आई। गेट के अंदर आते ही उसकी नजर राजा पर पड़ गई, जो वहीं पार्क की बेंच पर आंखें बंद करके बैठा अपनी ही सोच में डूबा था। उसे एक नजर देख बांसुरी लिफ्ट की ओर चली गई। ऊपर अपने फ्लैट में पहुंच उसने चैन की सांस ली और फिर फोन निकालकर राजा को घर पहुंच गई हूं का मैसेज भेज दिया। मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर निकली बांसुरी अपनी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका आज का दिन कैसा गया। वो अपने होने वाले पति के साथ पूरा दिन बिता कर आई थी। उसके ससुराल वाले भी ठीक ही स्वभाव के थे। चिंकी तो काफी हद तक सहेली सी ही थी। उसने अपने मन मुताबिक शॉपिंग भी की। भास्कर ने उसे इतनी खूबसूरत साड़ी भी दी। इतनी सारी अच्छी बातों के बावजूद क्यों उसका दिल घर पहुंचने पर इतना खुश है। ऐसा लग रहा जैसे किसी कैद से रिहा होकर आई है। औरत जितनी ही जल्दी मायूस होती है उतनी ही जल्दी उस मायूसी से निकल भी आती है। सारी चिंता पर बांसुरी की शॉपिंग भारी पड़ गई। अपने सर को झटक कर वो बाहर रखे अपने सामान को देखने के लिए बाहर निकल पड़ी। तभी रसोई से हाथ में 2 कप थामे राजा भी निकल आया। कैसा रहा आज का दिन? मुस्कुराकर पूछते हुए उसने चाय का कप बांसुरी के हाथ में थमा दिया। अच्छा था। और तुम्हारा क्या किया सारा दिन? कहाँ घूमते रहे? मेरा दिन तो शानदार रहा। यहाँ से नीचे उतरा तो कुछ देर के लिए लाइब्रेरी चला गया, पर कुछ बहुत अच्छा स्टफ मिला नहीं। वरना मेरी प्लानिंग तो सारा दिन लाइब्रेरी में ही बिताने की थी। फिर टैक्सी लेकर निकल गया। ड्राइवर से बोला, भाई जो जगह तुझे पसंद आए वहां ले चल। राजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चाय पीते ही बांसुरी अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। कप को किनारे रख उसने पॉलीबैग से एक बड़ा सा पैकेट निकाला और सामने टेबल पर रख दिया। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मेरे लिए? हंसते हुए राजा ने पैकेट को देख बांसुरी से आंखों में ही इशारों से पूछा कि क्या यही पैकेट? बांसुरी के हाँ कहते ही राजा ने उसे खोला और कॉफी पर्कोलेटर देखकर हंसने लगा। थैंक यू बांसुरी, लेकिन मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा रोज यहाँ रहने वाला हूँ। कोई 2-1 रोज में चला ही जाऊंगा। फिर कभी वापस भी आऊंगा या नहीं कह नहीं सकता। तो क्या जरूरत थी इतने रुपए उड़ाने की? बोलो। जाने क्या सोचकर बांसुरी का मन एकदम से खट्टा हो गया। सच ही तो कह रहा था वो। ठीक है, उसका साथ अच्छा लगता है। उसके साथ रहने में वक्त का पता ही नहीं चलता। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी दीन दुनिया ही भुला दी जाए। कभी कभी कैसा बचपना कर जाती है वो। थोड़ी देर पहले जो मन भारी हो गया था वो अब अचानक अपनी इस बेवकूफ़ी से संकुचित सा होने लगा था। पता नहीं क्या सोच रहा होगा। कैसी लड़की है, अपने मंगेतर के साथ जाकर किसी गैर लड़के के लिए गिफ्ट खरीद लाई। बांसुरी को अपनी उधेड़ बुन में खोया देख
राजा ढूंढ ढांड कर अपनी गिटार ले आया और बांसुरी के सामने बैठे एक धुन बजाने लगा। चलो बांसुरी, तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। तुम बताना ये सुन के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में किसका नाम आया। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है। जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है। तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे। आधा आधा हम जो दोनों मिला दें तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। बांसुरी मुस्कुराती हुई गाने को सुनती रही और आखिरी की पंक्तियां वो भी साथ ही गुनगुनाने लगी। मेरे लिए तुम काफ़ी हो। बताओ। राजा के सवाल पर वो मुस्कुराकर वहां से उठ गई, चाय की कप लिए रसोई की तरफ चली गई। अरे क्या हुआ मैडम, अजीब हो यार तुम। क्यों, अब इसमें क्या अजीब हो गया है? तो इतने आसान से सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब दूं इसका? यही कि तुम्हें इस गीत को सुनकर भास्कर की याद आई होगी और वो नेचुरल भी है, तो बस वही बताना था तुम्हें। और सुनो, मुझे ये सुनकर क्या याद आया बताऊं? बांसुरी जाते हुए रुक गई और धड़कते दिल के साथ पलटकर इशारे से ही पूछा, किसकी? राजा ने सामने रखे पर्कोलेटर को दिखाया और एक बार फिर गाने लगा, मेरे लिए तुम काफी हो। हंसते हुए बांसुरी ने राहत की सांस ली। आज तो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, सुबह का ही काफी कुछ बच गया है। तुम खा तो लोगे ना, या तुम्हारे लिए कुछ और ताजा बना दूं? अरे बिल्कुल खा लूंगा, मैं भी तो तुम्हारी तरह का ही इंसान हूँ। अगर तुम्हारा पेट सुबह का खाना रात में पचा सकता है तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों भला? क्योंकि तुम्हारे पेट को सिर्फ आलू छोले पनीर पचाने की आदत है और मेरा पेट मुर्गे से लेकर टर्की मोर तीतर जाने क्या क्या पचा चुका है। तुम सच में ये सब खा चुके हो? हाँ भाई, हम सर्वाहारी लोग भी औरों के समान सामान्य हैं, नजर आते हैं। वैसे जिस हिसाब से तुम पूछताछ करती हो, कई बार लगता है तुम खुद खाना चाहती हो। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज है जो मैं मेरी शादी के पहले करना चाहती हूँ, बल्कि एक नहीं 2-3 चीजें हैं। नहीं, थोड़ी और ज्यादा चीजें हैं। अरे बस, तुम तो एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही हो। पर शादी के पहले क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मुझे पता है भास्कर मेरी इन बकवास इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करने देगा। इच्छाएं कभी बकवास नहीं होती बांसुरी। अगर किसी के मन में कोई बात आई है जो वो पूरी करना चाहता है तो वो बकवास कैसे हुई? हाँ, बस इच्छा ऐसी हो जिससे किसी का नुकसान ना हो। अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। मेरी पहली इच्छा है, मैं रॉयल एनफील्ड चलाना चाहती हूँ। बचपन में मेरा सपना था पापा बाइक चलाएं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने स्कूटर को ही खुद से चिपकाए रखा। वो तो कार खरीदने के पक्ष में भी नहीं थे, पर हमारी पढ़ाई के बाद जब दीदी की शादी भी निपट गई और मेरी नौकरी लग गई, तब बहुत पीछे पड़ के मैंने ही जबरदस्ती पापा को कार के लिए मनाया। और टिपिकल हमारे क्लास को सूट करती छोटी सी कार पापा ने खरीद ली, वो भी ईएमआई पर। और तुम्हें पता है राजा, कार की ईएमआई की किस्तें मैं चुकाती हूँ। कहते कहते बांसुरी की आंखें चमक उठीं। मम्मी पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी कसम देकर मना ही लिया, क्योंकि मुझे पता है एक बार शादी हो गई उसके बाद मैं पता नहीं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। इसलिए लगा शादी के पहले जल्दी जल्दी सारी किस्तें चुका दूं। ये मेरी दूसरी इच्छा है। बांसुरी अपनी बात पूरी कर मुस्कुराने लगी। ये दोनों तो कोई बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है, पूरी भी हो ही जाएंगी। पर बांसुरी, एक बात कहूं, इतनी जजमेंटल क्यों हो तुम? शादी के बाद कर पाऊंगी या नहीं, भास्कर इस बात के लिए मानेगा या नहीं, ऐसा क्यों? जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन भास्कर को, उसके स्वभाव को जानती हूँ ना, और साथ ही जानती हूँ हमारे समाज को, जहाँ बेटियां सिर्फ ब्याह तक ही अपने मायके की होती हैं। शादी के बाद ना उनका मायके पर कोई हक होता है और ना मायके वालों का उन पर। फिर भी हो सकता है भास्कर ऐसा ना हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन रिस्क भी तो नहीं ले सकती ना। मान लो उसे पता चले कि मैं पापा की कार का लोन भरती हूँ और वो मना कर दे,
तब माँ पापा को कितना बुरा लगेगा, सोचो। उनके मन में छवि भास्कर की हीरो टाइप की छवि एकदम से खराब हो जाएगी ना। बांसुरी की बात सुन राजा मुस्कुराने लगा। अजीब होती हो तुम लड़कियां भी। क्यों? पति की जिन कमियों से खुद परेशान रहोगी उसे दुनिया से छिपा कर भी रखोगी, जिससे किसी के सामने इमेज ना खराब हो। भास्कर बहुत लकी है। आखिरी पंक्ति राजा ने इतनी धीरे से कही कि बांसुरी सुन नहीं पाई। और कोई ख्वाहिश जो बच गई हो? मतलब बस एक बार बहुत अच्छी वाली वाइन पीना चाहती हूँ, मतलब सिर्फ टेस्ट करना चाहती हूँ। ओहो, तो ये बात है। फिर मुझसे क्यों कहा कि तुम्हें फ्लैट में पीना अलाउड नहीं है? झूठी। अरे कोई झूठ नहीं बोला मैंने, सच में अलाउड नहीं है। और मैं भी कोई ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे पीना ही है। मैं बस बता रही हूँ कि एक बार पी कर देखना चाहती हूँ क्या चीज है आखिर जिस पर इतनी गजलें, इतने गाने लिखे गए, जिस पर बच्चन जी ने पूरी की पूरी मधुशाला ही लिख दी। अरे भूल गई, कल मौसमी के फ्लैट पर जो लड़की मिली थी ना, उसने कॉल किया था, पर तब मासी जी लोगों के साथ थी तो बात नहीं हो पाई। रुको मैं उससे बात कर लेती हूँ। बांसुरी अपना फोन संभाले वहां से चली गई। कुछ देर बाद कुछ सोचती हुई वापस आई। क्या हुआ बांसुरी, कुछ परेशान लग रही हो? हाँ, असल में कल आते समय मैंने उस लड़की का नंबर लिया था। कल जब हम वापस लौट रहे थे तो मौसमी का फोन कई बार ट्राई किया लेकिन लगा नहीं। तब मैंने इन्हें मैसेज किया था, फिर शायद इन्होंने भी फोन किया होगा लेकिन लगा नहीं, तो आज वही बताने के लिए फोन किया कि गांव में शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, तो इसलिए मौसमी से फोन पर बात करना मुश्किल है। उसने कहा आप चाहें तो वहां जाकर मिल लीजिए, यहाँ से 3 घंटे का ही रास्ता है, और पूरा एड्रेस मुझे भेज दिया है। तो अब क्या करना है? मैं सोच रही हूँ मुझे एक बार तो जाना ही पड़ेगा, कम से कम मौसमी से पूरी बात तो पता चले कि माजरा आखिर है क्या। बिल्कुल, पूरी बात जानना बहुत जरूरी है। तो कब निकलेंगे? बांसुरी ने राजा को सवालिया नजरों से देखा। अरे बांसुरी, मैं भी चलता हूँ ना, देखो अगर तुम्हारी जगह पिंकी। ओके ओके बाबा, फिर से पुराना डायलॉग मत चिपकाओ, तुम भी चलना। अरे एक बात तो पूछना तुमसे भूल ही गई। हाँ पूछो। तुम आज शाम महालक्ष्मी मंदिर कैसे पहुंच गए थे? बस ऐसे ही, पहले मरीन ड्राइव गया, काफी देर वहां बैठने के बाद ड्राइवर हाजी अली ले गया, फिर उसने पूछा और कहाँ जाना है, तो मेरे मुंह से महालक्ष्मी मंदिर ही निकला, और बस उसने मुझे पहुंचा दिया। मैंने खुद वहां प्रणाम करने के बाद जब आंख खोली तो तुम्हें देखकर चौंक गया कि तुम तो शॉपिंग के लिए गई थी। फिर मुझे लगा तुम्हारे साथ के लोग जाने क्या सोचेंगे, इसलिए बिना तुमसे कुछ कहे ही वहां से निकल गया। ओके, और कोई सवाल मैडम? नहीं, चलो अब तुम भी फ्रेश होकर चेंज कर लो, मैं हम दोनों का खाना परोस लेती हूँ। खाना खाकर बांसुरी सोने चली गई और राजा एक बार फिर अपनी गिटार उठाए झूले पर बैठा कोई धुन गुनगुनाने लगा। कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से उड़ चलीं, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक से खुल गईं, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। राजा को गाते सुन बांसुरी के होठों पर मुस्कान छा गई। जादूगर है क्या ये लड़का? आज पूरा दिन यही गाना तो सुनती आई थी वो, और यही गीत वो बाहर बैठा गुनगुना रहा है। आंखें बंद कर गाने में खोई, जाने वो कब गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह समय से तैयार होकर दोनों टैक्सी लेकर उस गांव के लिए निकल पड़े जहां मौसमी किसी शादी का हिस्सा बनने गई हुई थी। पूरा पता और फोन नंबर अच्छे से नोट कर बांसुरी ने पर्स में अलग से रख लिया था। उसे अपने मोबाइल और मोबाइल की चार्जिंग पर थोड़ा कम भरोसा था। दोपहर होते होते वो लोग गांव पहुंच चुके थे, लेकिन इत्तेफाक से उस गांव में उसी वक्त पर 3 शादियां हो रही थीं। मौसमी का फोन सुबह से ही बंद आ रहा था और अब उस लड़की के फोन पर भी दूरभाष आंटी का संदेश सुनाई दे रहा था। आपण डायल केलेले संख्या कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे। ड्रायव्हर ने उन्हें एक छोटे से आंगनबाड़ी केंद्र के सामने उतार दिया। सर, ही तुमची लग्नाची इमारत आहे। तुला कसं ठाऊक? तुम्हें कैसे पता? अरे देख के मैडम, गांव में ऐसे ही शादी भवन होते हैं, कोई सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, इसी सब में लगन होते हैं मैडम। ड्राइवर को पैसे देकर दोनों नीचे उतर गए। उस भवन के मुख्य द्वार पर नकली फूलों की कुछ मालाएं सजी थीं और ऊपर एक चमकीला बैनर सजा था, तुलसी वेट्स तुलाराम।
बांसुरी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाएं या बाहर ही रुककर किसी से पूछें। तभी भागता दौड़ता एक आदमी आया और उसने राजा को कोल्ड ड्रिंक का एक क्रेट थमाया और जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कर अंदर भाग गया। ए भाऊ, ये दूल्हा और उसके दोस्तों के लिए है, तू जाना जरा जल्दी से उन लोगों को दे दे। शादी ब्याह गांव देहात में हो या शहर में, होता एक ही जैसा है। और अगर नजारा लड़की के ब्याह का हुआ तब तो जो हाय तौबा मच जाती है उसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने लड़की का ब्याह किया है। यहाँ भी वही हाल था। हर कोई भाग रहा था, दौड़ रहा था, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या पड़ोसी। ऐसा लग रहा था पूरे गांव का ब्याह है। बांसुरी अब तक उसी आदमी को अंदर से बाहर निकलते में रोककर बस इतना ही जान पाई थी कि ये आंगनबाड़ी का केंद्र क्रमांक 6 है, जहां दूल्हे को जनवासा दिया गया है। असल शादी तो केंद्र क्रमांक 9 में होनी है, क्योंकि वहां का आंगन सबसे बड़ा है और पंगत बैठाकर वरण भात आमटी परोसने में एक बार में 4 लाइन, जिनमें कम से कम 15 आदमी बैठ पाएंगे, की सुविधा होगी। बांसुरी आकर सारी बात हिंदी में राजा को समझा रही थी कि वही आदमी डालडे के 2 टीन अपनी साइकिल में लटकाए जोर से चिल्लाकर राजा को उसका काम याद दिलाता गया। अरे जाना भाऊ, त्या लीकचा राग येऊ लागेल। शादी ब्याह में लोगों को ध्यान ही नहीं रहता, किसी को भी काम थमा कर चले जाते हैं। बांसुरी के ऐसा कहते ही राजा ने उससे पूछा, कुछ काम की बात पूछी या नहीं तुमने? अरे कहाँ पूछ पाई, वो तो कितनी जल्दबाजी में था। चलो अंदर ही चलते हैं, वहीं शायद कुछ सुराग मिल जाए मौसमी का। वो अंदर जा ही रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक की आस में एक प्यासा चातक बाहर निकल आया। कोई है कि नहीं बे? दिख नहीं रहा बाराती पैसे हैं। कोल्ड ड्रिंक कौन तुम्हारा दद्दा लाएगा? राजा ने आगे बढ़कर क्रेट उसके सामने कर दी। तुम कौन हो बे? यहाँ के तो नए लग रहे। काहे स्पेशल सर्वेंट तैनात किए हैं क्या सरपंच जी? वो भी गागल वाला। उसकी बात सुन बांसुरी आगे आ गई। देखिए, हम असल में। ओहो, तो मैडम जी भी हैं, क्या बात है। रे गुड़वा, ये सरपंच तो बड़ा आदमी निकला यार। हम बस इतना कह रहे कि बारात कानपुर से आ रही है, हमारी नाक कटनी ना चाहिए, तो ई तो वो क्या कहते हैं, कटरिंग वालों को बुला लिए हमारे सेवा के लिए, वो भी सूट बूट में। भैया जी, कटरिंग नहीं, कैटरिंग। बहुत पढ़ लिख ली हो तुम, जो अब प्रिंस को पढ़ाओगे। अपने चेले की बात सुन प्रिंस का खून खौल गया। इतनी देर से वहीं रखी कुर्सी पर चुपचाप बैठा राजा दोनों की बात सुन रहा था। और तुम क्या सुन रहे हो बे? हम का नवधा रामायण बाँच रहे हैं जो इतना मगन हुए बैठे हो। जानते हो हम है कौन? राजा के नाम में सर हिलाते ही प्रिंस एक बार फिर गरज उठा। कानपुर का नाम तो सुने ही होगे, जानते हो वहाँ का फेमस है? प्रिंस ने पहले राजा फिर बांसुरी को देखा। राजा तो चुप था। बांसुरी ने धीरे से कहा, गुटखा और पान मसाला है। पान मसाला चबाते हुए प्रिंस के मुंह में उतना ही निकला कि साथ वाला चेला अपना ज्ञान बघारने लगा। चमड़ा भी फेमस है, लेदर, समझी? हाँ, पहले नंबर पे गुटखा ही होई। राजा को बांसुरी का जवाब और उस पर प्रिंस के चेले की प्रतिक्रिया सुन हंसी आ गई, जिसे देख प्रिंस ने वापस अपने चेले को घूरा। काहे पान मसाला फेमस है हमरे यहाँ का? वो गंगा बैराज में का डूबने मरने जाते हो? प्रिंस की बौखलाहट देख रुकने की जगह राजा की हंसी और तेज हो गई। काहे बे, कुछ ज्यादा ही खीसी निपोर रहे हो तुम। यहीं धर दिए जाओगे, समझे? सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, और कहीं ज्यादा रिसिया गए ना हम तो तुम्हारी बाडी भी नहीं मिलेगी चीरने के लिए वो क्राइम ब्रांच वालों को। ए गुड्डू, जाओ हमारी गन लेकर आओ जरा। तुलाराम यादव के ब्याह के शुभ मुहूर्त में थोड़ा बाजा गाजा भी हो जाए। ओ भैया जी, आपकी दुनाली तो जंग खा गई थी पिछले हफ्ते ही, तो नेत्राम की दुकान पर ऑयलिंग के लिए दी थी ना, तो सालों वापस कौन लेकर आएगा? वो तो हम भूल गए भैया जी। प्रिंस का तमतमाया चेहरा देख राजा अपनी कुर्सी से खड़ा होकर ठीक उसके सामने चला आया। ब्लू डेनिम पर डार्क मरून शर्ट को कोहनियों तक मोड़े, एक हाथ में रुद्राक्ष और दूसरे में राडो की घड़ी पहने राजा ने जब अपनी आंखों से शेड्स निकालकर प्रिंस की तरफ देखा तो अपने से दुगनी हाइट पर्सनालिटी के राजा में उसे कुछ देर के लिए कर्पूर गौरम करुणावतारम साक्षात शिव के से दर्शन हो गए। उसे देख प्रिंस की आंखें श्रद्धा से बंद होने वाली ही थी कि उसे अपना रुतबा याद आ गया। ऐसे कैसे वो किसी और के सामने झुक सकता था? वो अगली तिकड़म सोच ही रहा था कि राजा की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम प्रिंस हो तो हम राजा हैं, समझे? ये देखो, हमारे पास भी कुछ रखा है, तनिक ध्यान से देखना, शायद तुम्हारे गाजे बाजे के काम आ जाए।
और राजा ने अपनी शर्ट में बड़ी कुशलता से छुपा कर रखी छोटी सी टाइटेनियम गोल्ड सुपर इंगल निकालकर सामने रख दी। अपनी आंखों के सामने चमकती इतनी महंगी राजसी गन को देखते ही प्रिंस ने राजा को वापस देखा। काहे, कानपुर के बाहर कट्टा नहीं बिकता का? अपनी ही बोली में राजा का जवाब सुन प्रिंस बहुत चक्का रह गया। बहुकार केवल कानपुर वाले मचाते हैं का? राजा की बात पर प्रिंस राजा के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो गुरु, अब बताओ दादा तुम हो कौन? इतनी देर से चुपचाप खड़ी बांसुरी ने भी राजा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। राजा ने बांसुरी को देखा और अपनी चिर परिचित हंसी से उसे आश्वस्त कर गया। कहाँ से हो, कौन हो गुरु? प्रिंस के सवाल पर एक बार फिर बांसुरी चहक उठी। ये राजकुमार हैं, राजकुमार अजात शत्रु। प्रिंस ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। ई भाभी जी सही बोल रही का? नहीं, मतलब हम सोचते थे राजा राजकुमार लोग मोटे गोल गुथने होते होंगे। तुम तो गुरु जब्बर फिट हो, दिन भर जिम में गुजार देते हो का? प्रिंस की बात पर राजा मुस्कुराता रहा। ओए गन मास्टर, मैं कोई भाभी वाभी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर प्रणाम करते हैं दीदी आपको। भाई मेरा नाम बांसुरी है, आप बांसुरी ही कहिए, जब ही इतना बज रही है। प्रिंस के चेले के मुंह से बोल फूटा, वरना अभी तक सब सुपर ईगल के डर से मौन धारण किए खड़े थे। प्रिंस कानपुर का छुटपुट गुंडा था। उसके बाप दादा का जमीन का धंधा था। प्रिंस का बड़ा भाई भी उसी धंधे में हाथ आजमा रहा था। प्रिंस से उसके पिता की कुछ उम्मीदें थी कि शायद ये लड़का पढ़ लिख कर कुछ कर जाए, पर जब लगातार 3 साल के अथक परिश्रम के बाद भी प्रिंस लगातार फेल होता रहा और उसके प्रधानाचार्य खुद घर आकर प्रिंस के बाप को उसकी टीसी पकड़ा गए। ई जितना रुपया इसके पीछे बहा रहे हैं ना, उतने में एक गुमटी खुला दो। ई ससुरा हर पेपर में धनिया बो आता है। अब तो इन्विजिलेटर भी रिसाने लगे हैं कि लड़का एक को शब्द नहीं लिखता, काहे पेपर दिलवा रहे हैं। प्रधानाचार्य के जाने के बाद जब बीती रात कहीं से घूम भाग कर प्रिंस घर पधारे, तब तक उनकी अम्मा रसोई की अकेली बत्ती जलाए बैठी सास बहू के सीरियल में गुम थी। नवेली बहू का ससुराल में चौथा दिन था और रसोई में उसने सास की किसी बात पर नाराज होकर गूंथे हुए आटे की भरी परत को झन से रसोई के फर्श पर दे मारा था। सीन बहुत मार्मिक बन पड़ा था। एक तो सीन में आटा गिरने की भावना को दिखाने के लिए उसे हर एंगल से शूट करके 5 बार परात गिराने का दृश्य चित्रित किया गया था। दूसरा, अपने बड़े लड़के की सगाई कर चुकी कमला सीरियल की सास में अपने आप को देख पा रही थी। आजकल की लड़कियों के नाज नखरे बर्दाश्त करती सास की पीड़ा को अपने अंदर महसूस करती कमला से जब प्रिंस ने खाना मांगा तो उसने भी उतनी ही तेजी से तमक कर जवाब दिया। कौन नई की अम्मा पाल लिए हो जो इतनी रात बिरात घर लौटते हो? हम का ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे कि अब हमारा मुंह झौन सा लकीर आए और उसको खिला पिला कर हम आरती उतारेंगे? हाथ मुंह धोकर आओ, हम थाली परोस कर ला रहे हैं। अरे इतना काहे चिल्ला रही हो? का हो गया? 10 बजे तो घर आ गए हैं ना हम। वैसे बनाई का हो खाने में? कद्दू है, वही बनाई है। तुमसे कहे तो रहे शाम को सब्जी लेते आना, पर तुम्हें फुर्सत मिले तब ना। अब जो पका है चुपचाप खा लो। का हमारे घर में एक मर्द है सामान लाने के लिए जो रह गए? पापा से काहे नहीं कहती हो? 1 हफ्ता हो गया मुर्गा नहीं खाए हैं। अब तुम खाओगे भी नहीं बेटा। ये आवाज प्रिंस के पिता की थी। अब तक माँ बेटे के कोलाहल को सुन वह भी अपने कमरे से निकल आए थे। हालांकि आज वह भी खाना खाकर सोए नहीं थे। उन्हें प्रिंस का ही इंतजार था। पहले ही भरे बैठे थे और उस पर श्रीमती जी ने और बत्ती लगा दी। पूरी तरह सुलगते हुए वह बाहर के कमरे में प्रकट हुए। बस गोले से दमकते पिता को देखते ही प्रिंस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। काहे नहीं खाएंगे? ठीक है, आज मुर्गा नहीं बना, कोई बात नहीं, कद्दू ही खा लेंगे। कल ले आइएगा मुर्गी। बेटा, मुर्गा कद्दू छोड़ो, आज तो वो चीज खाओगे जिसके लिए तुम असल में पैदा हुए हो, अपने बाप की चप्पल। पिता के बदलते तेवर देख प्रिंस ने अपनी माँ को सवालिया नजरों से देखा और भागने की पूरी तैयारी करते हुए भी अपने मन का गुबार निकालता गया। हाँ, हम तो चप्पल खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, बाकी हीरे मोती अपने लाडले को ही खिलाओ। हमें तो लगता है अम्मा मंदिर की सीढ़ियों से तुम उठा लाई हो। बड़े भैया को दूध मलाई और हमें घर की काली बिलाई। देख ले अम्मा, अगर पापा ने हमें चप्पल मारी, हम कह देते हैं एक बार जो भागे घर वापस नहीं आने वाले, कसम तुम्हारे चरणों की। प्रिंस और भी जाने क्या क्या बड़बड़ाता भागने को था कि सरसराती हुई पिता की चप्पल आकर उसे लगी और वह उस एक चप्पल को उठाकर घर से भाग गया। परान ले लो अपनी अम्मा की झूठी कसम खा खा के।
और तुम एक आदमी हो। लड़का सुबह का थका हारा लौटा है, बैठा के चैन से खाना और नहीं खाने देते। अजीब अमरीश पूरी से ब्याह दिया हमारे बाबूजी हमको। घर से भागकर प्रिंस पड़ोस में रहने वाले अपने ताऊ के घर जा छुपा। 2 दिन तक वहां पड़े रहने के बाद ताई के हाथ के बने बेस्वाद खाने को बिना मन के डकारने के बाद वापस प्रिंस को अपनी अम्मा के हाथ का खाना याद आने लगा। और एक शाम फिर वह अपने दरवाजे पर मुंह लटकाए खड़ा था। उसी समय उसके पिता अपने काम से लौटे थे। प्रिंस को पकड़कर उन्होंने अपने पास बैठा लिया और प्रेम से उसे ये समझाइश दे दी कि उनके घर परिवार में पूरे खानदान में आज तक ना कोई पढ़ पाया ना लिख पाया, किसी के हिस्से कलेक्ट्री नहीं आई है। पहले उनके पुरखे जमीन में खेती किया करते थे। खेती किसानी त्याग कर अब धीरे धीरे जमीन को बेचना खरीदना शुरू कर दिया। तो अब उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि जो जमीन पहले भर भर कर उन्हें अनाज दिया करती थी, आज भी वह जमीन उनका पेट भरेगी। बस जमीन का उनको प्यार करने का ढंग बदल चुका है। उन्होंने प्रिंस को भी यह बात समझा दी कि अब वह भी स्कूल जाने में उनके पैसे और ना बहाए और उनके साथ आकर धंधे पानी से लग जाए। प्रिंस कौन सा पढ़ना लिखना चाहता था, उसे स्कूल के नाम से वैसे ही वितृष्णा थी। उसने भी अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कसम खाई कि जम कर बिजनेस करूंगा और पिता का नाम रोशन करूंगा। लेकिन पहली ही डील में प्रिंस ने अपने भाई का जमा जमाया खेल बिगाड़ दिया और ये सिलसिला थमने की जगह बढ़ता ही गया। छोटे भाई के रूप में मिली पनौती को साथ लेकर घूमने में बड़े भाई को भी कष्ट अनुभव होने लगा और उसने प्रेम प्यार से पिता को ये समझा दिया, ये हमारे घर का लाडला छोटा बेटा किसी काम का नहीं है, तो इसे कृपया हर ऐसे काम से दूर ही रखा जाए जिसके बिगड़ने की संभावना हो। पर खाली दिमाग शैतान का घर सोचकर प्रिंस को व्यस्त रखना भी जरूरी था। इसलिए घर की एक पुरानी सी दुनाली को उसे थमाकर उसके पिता ने उसे वसूलीदार बना दिया। प्रिंस के जमा 2-4 दोस्त थे, वह उसके पिछलग्गू बन गए और प्रिंस बन गया छोटा मोटा सा भैया जी। अपनी पुरानी जंग लगी दुगाली को साथ लिए वह अक्सर घूम घूम कर उन लोगों से तकीद किया करता जिन्होंने उसके पिता से कभी बहुत पहले ब्याज की रकम उधार ले रखी थी। हालांकि ये और बात है कि मूलधन सहित वह ब्याज की राशि भी पूरी जमा करने के बाद भी प्रिंस के पिता के साहूकारी दिमाग की तिकड़म के कारण वो लोग उबर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही बिना मतलब और बिना जरूरत के जितने भी ब्याज धारक थे, उन सब से ब्याज वसूलने का काम प्रिंस के पिता ने बड़ी चतुराई से प्रिंस को थमा दिया। ऐसे गरीब गुजर लोगों पर अपनी धौंस जमाता प्रिंस अपने आप को बाहुबली समझने लगा था। हालांकि उन गरीबों की गरीबी से पसीज कर कई बार अपने पास के रुपयों को वो ब्याज की धनराशि बोलकर अपने पिता को थमा दिया करता। उसकी दुनिया उसके मोहल्ले और आसपास के छोटे गांवों तक ही सीमित थी। घर पर परिवार के लोग और बाहर उसके यार दोस्त उसे चढ़ा कर रखते। अपने इसी गर्व गौरव को अपने अंदर जिलाए रखने के लिए वो घूम घूम कर लोगों को डरा डरा कर वसूली करता और अपने पिता को इम्प्रेस करने में लगा रहता। उसी समय दूसरे मोहल्ले के तुलाराम, जिससे ऐसी ही किसी वसूली में जान पहचान हुई थी, ने आकर प्रिंस के पैर पकड़ लिए। तुलाराम यादव मुंबई महानगर पालिका में कर्मचारी था। वही उसका प्रेम तुलसी शिंदे से हुआ और दोनों ने जाति धर्म प्रदेश के पचड़ों में पड़े बिना सीधी सपाट प्रेम की राह को चुन लिया। दोनों के घरों में थोड़े बवाल के बाद विवाह के लिए रजामंदी भी मिल गई। लेकिन प्रेम कहानी में अगर विलन नहीं तो प्रेम कहानी में तड़का नहीं। इनकी प्रेम कहानी में तड़का लगाने के लिए गुलशन ग्रोवर बनकर प्रकट हुआ तुलाराम यादव का फुफेरा भाई शांतिराम यादव। उसने साफ कह दिया कि हम कानपुर या कनौजी किसी भी येंदे शेंदे से ब्याह ना होने देंगे। कहा हमारे गांव की सरिता, मुनिया, रानी, गीता मर खप गई हैं, जो आन गांव की मराठन को ब्याह लाएगी। शादी का लड्डू तो तुम्हें ना खाने देंगे, भले चाहे तुम्हें गोली मारना पड़ जाए। क्रमशः